बच्चों, मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पूरक पुस्तिका संचयन का पाठ 2 सपनों के से दिन। तो आइए शुरू करते हैं। सपनों के से दिन यह पाठ गुरदयाल सिंह जी द्वारा लिखी गई रचना है। गुरदयाल सिंह जी का जन्म पंजाब के जैतो कस्बे में हुआ था। यह बड़ई परिवार से थे। बचपन इनका गरीबी में बीता। बढ़ई का काम करते करते इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। इन्होंने ग्रामीण परिवेश और भावबोध से भरी हुई रचनाएं लिखी। सपनों के से दिन यह जो कहानी है, यह वास्तव में गुरदयाल सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का एक छोटा सा भाग है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के दिनों का वर्णन किया है। बचपन मस्ती मौज मजे के दिन होते हैं, जिसमें हमारे ऊपर किसी तरह की चिंता, किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं रहती है। इसलिए बचपन के दिनों को सपनों के समान माना है और इसीलिए इस कहानी को या इस पाठ को नाम दिया गया है सपनों के से दिन। तो आइए गुरदयाल सिंह जी का बचपन कैसा था, उनके सपनों के दिन कैसे थे, उसके बारे में जान लेते हैं। कहानी का प्रारंभ करने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तरस खाना, दया करना, गुस्सैल, क्रोधी, लहू, खून, परचूनिये, बनिया, दुकानदार, लंडे, हिसाब किताब लिखने की पुरानी पंजाबी लिपि, बइया, खाता। इस अंश में एक मुहावरा भी आया है, तार तार हो जाना, पूरी तरह से फट जाना। तो यहाँ पर लेखक सबसे पहले अपने और उसके मित्रों का परिचय देता है। वो कहता है कि सभी बच्चों के हाल एक जैसे थे। सभी के कपड़े फटे मिले रहते थे, बटन निकले हुए रहते थे, क्योंकि माता पिता दोनों काम में लगे रहते थे। उनका ध्यान रखने वाला घर पर कोई नहीं रहता था और बच्चे दिन भर आवारा की तरह लकड़ियों के ढेर पर चढ़कर खेलते, ऊपर नीचे भागते। और इस तरह जब वो दौड़ते भागते तो कहीं जगह उनको चोट लग जाती। कभी कभी उनके कपड़े जो रहते थे वो किसी चीज से में अड़क कर फट जाते थे, और जो पहले से ही फटे हैं वो तार तार हो जाते थे। इस तरह जख्मी हालत में जब हाथ पैर पे लग जाती थी, तब वो घर आते थे तो माता पिता बजाय उनकी चिंता करने की, उनको दवाई लगाने के, दोनों गुस्सा हो जाते थे। माँ और बहनें बहुत गुस्सा होती थी और उनकी पिटाई करती थी। और पिताजी का गुस्सा तो इतना ज्यादा था कि पीटते समय वो ये ध्यान में भी नहीं रखते थे कि वह एक छोटा बच्चा है। इतना ज्यादा पीटने से कहीं उसको किसी तरह की हानि ना हो जाए। लेकिन उसके बावजूद, इतनी पिटाई खाने के बावजूद, दूसरे दिन फिर बच्चे खेलने चले जाते थे। तो लेखक बताता है कि जब वो अध्यापक बना तब उसे बच्चों का यह मनोविज्ञान समझ में आया कि बच्चों को खेल क्यों पसंद है। वह यह भी बताता है कि उसके परिवार के साथ साथ उसके मित्रों के जो परिवार थे वो एक जैसे ही थे। उस मोहल्ले में यूजुअली दुकानदार या फिर व्यापारी लोग थे या मजदूर लोग थे जो आसपास के गांवों से आकर बसे हुए थे। और बच्चों की आदतें भी एक जैसे थी। बच्चों को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, और कुछ बच्चे तो स्कूल से आते समय अपना बस्ता तालाब में फेंक कर आ चुके थे और उसके बाद वो कभी स्कूल नहीं जाते थे। और ना ही उनके माँ बाप उनके पीछे पड़ते थे या उन्हें उनके साथ जबरदस्ती करते थे कि वो स्कूल जाए, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे। तो जो दुकानदार बनिया लोग के बच्चे थे, वो लोग भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करते थे, बल्कि वो ये कहते थे कि पढ़ लिख कर क्या करना है, उसे कोई तहसीलदार तो बनना नहीं है। क्या करेंगे, हम इसको पास के एक पंडित जी के पास भेज देंगे जो इसको बेसिक जो ज्ञान है, पंजाबी भाषा का ज्ञान है वो बता देंगे, गणित सिखा देंगे, और किस तरह से हिसाब लिखा जाता है वो सिखा देंगे, और फिर से तो बैठना तो दुकान पर ही है, तो इसको ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है। तो इस तरह से जो मानसिकता थी परिवार वालों की, वह शिक्षा के पक्ष में नहीं थी। आगे का अंश पढ़ने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। क्षति 100 साल, मेमने बकरी के बच्चे, दाखिल होना प्रवेश करना, बास गंध, ननिहाल नानी का घर। आगे लेखक बताता है कि उसके जो दोस्त थे, उनके परिवार वाले राजस्थान हरियाणा जैसी जगहों से यहाँ आए थे, और वो मंडी में व्यापार या दुकानदारी करते थे और यहाँ आकर बस गए थे।
जब बच्चे छोटे रहते थे तो लेखक को उनकी बोली गई भाषा राजस्थानी, हरियाणवी समझ में बिल्कुल नहीं आती थी। तो एक दूसरे को उन लोगों की भाषा समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब वो लोग खेलते थे तो हर एक बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ लेते थे। और लेखक कहता है कि बिल्कुल ये जो खेलने कूदने के दिन होते हैं ना, ये कब बीत जाते पता ही नहीं चलता है। और स्कूल के कमरे में तो बैठकर पढ़ना बिल्कुल कैद जैसा ही लगता है। उसकी बजाय जो खेलना कूदना है वो सबसे अच्छा लगता है। कुछ बच्चे तो स्कूल से बचने के लिए अपने माँ-बाप के साथ उनका काम करने भी लग गए थे। लेखक यह भी बताता है कि उसका जो स्कूल था वो बहुत सुंदर था, आसपास हरियाली थी, स्कूल जाने के रास्ते पर अलियार की झाड़ियाँ थी, और भी तरह-तरह के फूलों की क्यारियाँ लगाई गई थी वहाँ स्कूल में, जैसे गुलाब, गेंदा, मोतिया, और उनकी कलियाँ बड़ी सुंदर और खुशबूदार होती थी। अभी भी लेखक को वो खुशबू महसूस होती है, और लेकिन फिर भी उसे विद्यालय जाने से डर लगता था। कई बार जब वो एक क्लास पास करके अगली क्लास में जाता था तो एक उत्साह रहता था थोड़ी देर के लिए कि अरे अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम समझदार हो गए हैं। लेकिन दूसरे ही पल जब वो पुरानी किताबों और नई कॉपियों की गंध लेता था तो उसे सारे अध्यापक याद आने लगते थे, उनके द्वारा की गई मारपीट याद आने लगती थी, और फिर वो बहुत डर जाता था और उसे स्कूल ना जाने से डर लगता था। लेखक ये भी बताता है कि रिजल्ट लगने के बाद उन्हें 1.5-2 महीने की छुट्टी मिलती थी। इन छुट्टियों में यूजुअली या सामान्यतः वो लोग अपने नानी के घर जाया करते थे। नानी के घर बहुत खाने-पीने की मौज रहती थी, रोज़ तालाब में नहाया करते थे। और अगर कभी वो नानी के घर नहीं भी गए, तो अपने ही घर के पास में थोड़ी-सी दूर पर जो तालाब था, वहाँ जाकर मस्ती करते थे। उस तालाब में कूदना, रेतीले टीले पर चढ़ना, रेत में लेट जाना, ये सब काम बच्चे करते थे और बहुत मस्ती करते थे। तो इस तरह से छुट्टियों के जो पहले 2-3 सप्ताह होते थे, वो तो केवल खेलने-कूदने में ही बीत जाते थे। कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। छलांग लगाना, ऊंचाई से कूदना, हिसाब, गणित, सस्ता सौदा, कम दाम, बालिश, हाथ के पंजे के बराबर लंबाई, पीड़ा, दर्द। इस अंश में एक मुहावरा भी आया है, ढाढ़स बंधाना, हिम्मत देना। तो लेखक ने यह बताया कि अगर कभी वो नानी के घर नहीं भी गए तो उनके घर से थोड़ा बाहर एक तालाब था जहाँ पर वह और उसके मित्र मस्ती करते थे। तो वो रेत में लथपथ हो जाते, फिर ऊंची जगह पर जाकर तालाब में छलांग लगाते। तालाब का पानी गंदा होता पर फिर भी वो उसमें तैरते रहते। और लेखक बताता है उसमें से कुछ दोस्तों को तो तैरना भी नहीं आता था, पर फिर भी वो पानी में कूद जाते, और कभी वो गहरे पानी में चले जाते तो एक दूसरे से मदद मांगते। तो दूसरा दोस्त उन्हें कहता कि किसी भैंस के सींग या दूं को पकड़कर बाहर आ जाओ। तो इस तरह से उस गंदे पानी में भी कूदना, मस्ती करना उन्हें अच्छा लगता था। फिर लेखक बताता है कि जब छुट्टियां धीरे धीरे खत्म होने लगती और केवल एक ही महीना बचता, तो फिर पढ़ाई की याद आती। अध्यापकों ने जो गृह कार्य दिया है, टीचर्स ने जो होमवर्क दिया है, उसे पूरा करने की चिंता होने लगती। फिर उसके लिए प्लानिंग होने लगती, योजनाएं बनने लगती। वो सोचते कि जैसे गणित के सर ने अगर 200 सवाल दिए हैं और अगर रोज मैं 10 सवाल करूं तो 20 दिन में 200 सवाल पूरे हो सकते हैं। और ऐसे सोचते सोचते छुट्टी का थोड़ा समय और आगे बढ़ जाता और बच्चे कुछ नहीं करते। फिर जब 15 दिन बचते, फिर सोचते कि 20 क्या, मैं तो 15-15 सवाल भी एक दिन कर सकता हूँ, पर फिर भी करते कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे स्कूल के दिन पास आते जाते, वैसे वैसे अध्यापकों से पिटाई का डर बढ़ते जाता। और फिर वो सोचते कि इस गृह कार्य को कैसे करें। वो गृह कार्य उन्हें बहुत कठिन को लगता। घर में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था जो गृह कार्य करवाने में उनकी मदद करे, और अध्यापकों की मार खाने का डर उनके ऊपर हावी हो जाता। फिर वो सोचते कि गृह कार्य करना तो बहुत ही कठिन काम है, इससे तो आसान है अध्यापकों की मार खाना। उन्हें अपने कक्षा के वो बच्चे याद आते जो कभी भी गृह कार्य करके नहीं लाते और हर बार मास्टरों की पिटाई खाते हैं। तो उन्हें लगता है ये आसान काम है, ज़्यादा सस्ता सौदा है, बड़ी आसानी से ये हो सकता है कि होमवर्क मत करो और अध्यापकों की मार खा लो। उन्हें अपनी कक्षा का एक बच्चा, जिसे वो कक्षा के नेता कहते हैं, ओमा भी याद आता है, जो दिखने में बहुत विचित्र शक्ल सूरत का था। उसका सर बहुत बड़ा था और जो शरीर था वो छोटा सा था, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और काला सा था। और वह क्या करता था,
गालियां देता था, मारपीट का उसका ढंग भी बहुत अलग था। वो अपने सर से दूसरों की छाती और पेट में मारता था। इसलिए सारे बच्चे उसे रेल बम्बा भी कहते थे, क्योंकि कोयले से चलने वाले इंजन की तरह ही वो बड़ा भयंकर और डरावना लगता था। इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ पहले जान लेते हैं। चीख, बांस की तीलियों से बना पर्दा। कद, ऊंचाई, हाइट। घुड़की, डांट, सख्त, कठोर। पिंडली, घुटने के नीचे पैर का पिछला हिस्सा। इस अंश में मुहावरे भी आए हैं। चेहरा खिल उठना, खुश हो जाना। खाल खींचना, बहुत अधिक पिटाई करना। तो यहाँ पर लेखक अपने स्कूल के बारे में बताता है कि उसका जो स्कूल है वो बहुत छोटा है, जिसमें 9 कमरे हैं। और उसका जो शेप है, उसका जो आकार है स्कूल का, वो एच के आकार का है। जिसमें एक रूम जो है, एक कमरा है, वो उनके हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी का है, जो रोज सुबह प्रार्थना के समय बाहर आते हैं और बच्चे किस तरह से लाइनों में लगे हुए हैं, यह देखकर उनका मन खुश हो जाता है। वो बहुत प्रसन्न अनुभव करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। सारे अध्यापक और लड़के कतार बांधकर एक के पीछे एक खड़े होते हैं। उनमें से उनके जो पीटी सर हैं, मास्टर प्रीतम चंद, वो बहुत अनुशासन प्रिय और कठोर हैं। वो बच्चों के पीछे खड़े रहते हैं और ये देखते हैं कि कहीं कोई बच्चा इधर उधर तो नहीं देख रहा है, वह ठीक से खड़ा है कि नहीं। उनके डर से, उनकी डांट और मार के डर से बच्चे बहुत सावधानी से खड़े रहते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सीधी कतार में ही खड़े रहें। वो इतने सख्त हैं कि अगर किसी बच्चे को खुजली चले, वो अपने पैर को खुजाने लगे, तो भी वो एकदम वहां पर आकर उसको पकड़कर और उसको बहुत अधिक पीटते हैं। तो इस तरह से जो मास्टर प्रीतम चंद है वो बहुत सख्त स्वभाव के हैं। अनुशासन भंग करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। छोटी से छोटी गलती के लिए भी वो बहुत अधिक सजा देते हैं। कहानी में आगे क्या हुआ, इस यह जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्द देख लेते हैं। चपत, तमाचा। इस अंश में एक मुहावरा भी आया है। चमड़ी उधेड़ना, बुरी तरह से मारना। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जहाँ पर मास्टर प्रीतम चंद बहुत सख्त और अनुशासन प्रिय है, वहीं उनके जो प्रिंसिपल सर हैं, जो हेडमास्टर है शर्मा जी, वो बिल्कुल उल्टे स्वभाव के हैं। बहुत सीधे साधे, भोले भाले हैं। छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं। वो बताते हैं कि हेडमास्टर जी उनके स्कूल में 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। और उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं जब वो ग्रेड 5th में थे और जब कभी किसी गलती के लिए उन्होंने बच्चों को बहुत बुरी तरह से मारा हो। अगर कभी गुस्सा भी आ जाता था, तो भी वो बिल्कुल हल्के से गाल पर तमाचा, और वो भी कैसे, ऐसे धीरे से चपत लगाते थे। उनकी ये जो चपत थी, वो कमजोर बच्चा भी अगर खा लेता था, तो वो सिर झुकाकर हंसने लगता था। इतनी मजेदार उनकी वो चपत भी उन बच्चों को लगती थी। लेखक उसकी तुलना उसके एरिया के जो बीके की नमकीन पापड़ी है उससे करता है कि इतनी मजेदार वो चपत लगती थी, इसलिए उनको प्रिंसिपल सर का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। तो ये सब होने के बावजूद कि प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यार से पढ़ाते हैं, कभी डांटे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि उन्हें और उनके मित्रों को स्कूल जाते समय किसी भी तरह की खुशी नहीं होती है, या स्कूल ऐसी जगह नहीं लगती है जहाँ पर वो खुशी खुशी जाए। वो कहते हैं कि पहली कच्ची कक्षा से लेकर चौथी क्लास तक के जो बच्चे हैं, उनमें से एक कुछ गिने चुने 4-5 बच्चों को छोड़े, तो बाकी सभी स्कूल जाते समय रोते और चिल्लाते हुए जाते हैं। मतलब डर के कारण वो रोते हुए स्कूल जाते हैं। सपनों के से दिन, भाग 1 में इतना ही। इस पाठ का अंतिम भाग लेकर जल्द ही मैं आऊंगी। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखिए। इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।